नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सतवीर चौधरी, लेक्चरर ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। आज अपन 12वीं कक्षा कृषि विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसमें टॉपिक है आपका सस्य विज्ञान, मृदा और बीज। जिसमें सस्य विज्ञान क्या है, सस्य विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में सस्य विज्ञान की शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। मृदा उर्वरता क्या है, मृदा उत्पादकता किसे कहते हैं, दोनों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, मृदा उर्वरता व उत्पादकता में अंतर क्या है। दोस्तों, सस्य विज्ञान एग्रीकल्चर की वह शाखा है जिसमें फसल उत्पादन, मृदा की संबंधित क्रियाओं तथा प्रबंध का अध्ययन किया जाता है। देखिए, फसल उत्पादन, मृदा प्रबंध के सिद्धांतों तथा क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, सस्य विज्ञान कहलाती है। सस्य विज्ञान को इंग्लिश भाषा में एग्रोनॉमी कहा जाता है। एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति एग्रोनोमस शब्द से हुई है। ये एग्रोनोमस शब्द एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ एग्रोस प्लस नोमस से मिलकर ये बना है शब्द। एग्रोस का अर्थ होता है फील्ड या खेत, नोमस का अर्थ होता है टू मैनेज। मतलब ये शब्द ये कह रहा है कि खेत का प्रबंध करना ही एग्रोनॉमी है। एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान के जनक डॉक्टर पीटर डिक्रेसन जी को माना जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। देखिए, मृदा ये है और फसलें यह है, इनसे संबंधित अध्ययन ही सस्य विज्ञान में किया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, सस्य विज्ञान का महत्व एवं कार्य क्षेत्र, इसका इंपॉर्टेंस क्या है सस्य विज्ञान का, और इसका कार्य क्षेत्र क्या है। सस्य विज्ञान कला और विज्ञान दोनों है। कला और विज्ञान का मतलब है करके सीखना पड़ता है। विज्ञान मतलब टेक्निकल, तकनीकी दृष्टि से भी इसका इंपॉर्टेंस है। जैसे फसल को उगाना, काटना, ये क्या है, एक कला है। और फसल के बारे में जानकारी होना, ये एक वैज्ञानिक है, विज्ञान है। आगे बात करते हैं व्यवसाय के रूप में। कृषि विज्ञान से जैसे डेयरी व्यवसाय करते हैं, अनाजों की खरीद फरोख्त करते हैं। इसके अलावा जितने भी उद्योग हैं उनमें कच्चे माल की सप्लाई करते हैं, ये एक व्यापार का भी काम है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये एक संपूर्ण जनसंख्या के जीवन का आधार है। आपको पता है एग्रीकल्चर की जो सस्य विज्ञान है उसमें फसल अगर नहीं हो तो आप सोचो कि जनसंख्या अपना भरण पोषण भी किससे कर सकती है। भारत की 70% आबादी केवल कृषि के ऊपर निर्भर है। ये कृषि ही उनका रोजगार है, ये कृषि ही उनका भरण पोषण करता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो भारत की रीढ़ की हड्डी के रूप में कृषि विज्ञान को जाना जाता है, जिसमें एग्रोनॉमी शाखा इसकी बहुत इंपॉर्टेंट शाखा है। दोस्तों, आगे बात करते हैं अपन सस्य विज्ञान की आवश्यकता वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। देखो, इनकी आवश्यकता वाला क्षेत्र है कृषि उत्पादन वाला क्षेत्र। मतलब आज की दौर में कृषि का उत्पादन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जब से हरित क्रांति भारत में आई है, कृषि का उत्पादन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और क्यों न बढ़े, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए कृषि का उत्पादन बढ़ाना भी बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यक है। नियोजन के रूप में कृषि के अंदर नए नए नवाचार हो रहे हैं कृषि में, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ स्थित है प्रेजेंट टाइम में, नई दिल्ली के अंदर स्थित है। ऐसे इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटियाँ, एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, कृषि विज्ञान केंद्र भारत सरकार द्वारा खोले जा रहे हैं। इनके अंदर नई नई तकनीकों, नई नई किस्मों आदि का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। आगे बात करें व्यवसाय के रूप में, एग्रीकल्चर एक बिजनेस के रूप में भी बहुत उभर के आया है। जैसे अदर कंट्रीज में एग्रीकल्चर का माल एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, ये भी बहुत है। भारतीय अर्थव्यवस्था का तीसरा स्तंभ कृषि है। आगे बात करते हैं अपन उद्योगों में। जितने भी उद्योग हैं भारत के अंदर, चाहे चीनी उद्योग मान लो, चाहे शराब उद्योग मान लो, चमड़ा उद्योग मान लीजिए, डेयरी उद्योग मान लीजिए, कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से वह कृषि के ऊपर निर्भर हैं, जिसमें एग्रोनॉमी का बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है। आगे बात करते हैं दोस्तों, मृदा उर्वरता व मृदा उत्पादकता क्या होती है। देखिए, जो भूमि होती है, मृदा होती है, इसका उर्वर होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मृदा जब उर्वर होगी तब ही वह उत्पादन प्राप्त करवा सकती है। मृदा उर्वरता की परिभाषा देखिए, मृदा की भौतिक, रासायनिक
व जैविक शक्ति के योग को मृदा उर्वरता कहते हैं। मृदा की भौतिक शक्ति कौन सी हो गई? भौतिक शक्ति जैसे मृदा की संरचना, मृदा कणाकार, मृदा वायु, मृदा जल, ये सारी क्या है? मृदा की भौतिक शक्तियां हैं। मृदा की रासायनिक शक्ति जैसे कि मृदा का पीएच मान, मृदा का पीएफ, ये सारी क्या है? मृदा में उपस्थित न्यूट्रेंट, पोषक तत्व, ये सारे के सारे क्या हैं? मृदा की रासायनिक शक्ति। और मृदा की जैविक शक्ति मतलब जैसे उत्पादन प्रदान कर रहा है, मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ, मृदा में उपस्थित खनिज पदार्थ, ये सारी क्या है? जैविक शक्ति। और इन तीनों जैविक शक्ति, इन तीनों शक्तियों के योग को क्या कहते हैं अपन? मृदा उर्वरता कहते हैं। आगे एक साइंटिफिक डेफिनेशन देखी जाए तो पादप वृद्धि के लिए अनुकूल दशाओं में, पादप वृद्धि के लिए अनुकूल दशाओं में मृदा द्वारा आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्य रूप, उचित मात्रा में, उपयुक्त संतुलन में प्रदान करने की क्षमता क्या कहलाती है? मृदा उर्वरता कहलाती है। प्राप्य रूप मतलब सही रूप में, उचित मात्रा में प्रदान करने की क्षमता क्या कहलाती है? मृदा उर्वरता कहलाती है। आगे दोस्तों अपन बात करते हैं, मृदा उर्वरता दो प्रकार की होती है। एक उर्वरता प्राकृतिक उर्वरता, दूसरी उर्वरता उपार्जित उर्वरता। प्राकृतिक उर्वरता किसे कहते हैं? जिस समय मृदा का निर्माण हुआ है, जिन चट्टानों से मृदा का निर्माण हुआ है, जो जो खनिज उसके अंदर पाए जा रहे थे, जो कार्बनिक पदार्थ उसमें मौजूद था, उस समय का टोटल कंपोजिशन या संगठन क्या कहलाता है? प्राकृतिक उर्वरता। ये केवल प्रकृति की देन है, इसमें अपन ने, इंसानों ने कुछ ऊपर से नहीं डाला। आगे दूसरी बात, उपार्जित उर्वरता किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए कोई खेत है, इस खेत में अपन ने डाला खाद, उर्वरक और अन्य जैव उर्वरक, पोषक तत्व, ये डाल के अगर अपन ने इसको उर्वर बनाया है, फर्टाइल बनाया है, तो इसे कहते हैं उपार्जित उर्वरता। क्या कहते हैं इसको? उपार्जित उर्वरता। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो मृदा उर्वरता को प्रभावित करते हैं? तो दोस्तों इसमें पहला कारक है प्राकृतिक कारक, नेचुरल कारक, और दूसरा है कृत्रिम कारक। और प्राकृतिक कारक के अंदर भी पहला है पैतृक पदार्थ। पैतृक पदार्थ मृदा उर्वरता को कैसे प्रभावित करता है ये देखते हैं अपन। पैतृक पदार्थ का मतलब जिन चट्टानों से मृदा का निर्माण हुआ है, जो जो उसमें खनिज पाए जा रहे हैं, वो किस प्रकृति के हैं। जैसे मान लो ग्रेनाइट चट्टान से किसी मृदा का निर्माण हुआ है, तो बेसिकली है ऐसी मृदाएं ज़्यादातर अम्लीय होती हैं। बेसाल्ट खनिज से जिन मृदाओं का निर्माण हुआ है, वो चट्टानें ज़्यादातर क्षारीय प्रकृति की चट्टानें होती हैं। ऐसे ही मृदा उर्वरता को ये प्रभावित करते हैं। अगर अच्छे खनिज से, अच्छे पेरेंट्स मटेरियल से कोई भी मृदा बनती है, तो उसकी उर्वरा क्षमता भी उतनी ही अच्छी होती है। नेक्स्ट बात करें स्थलाकृति। स्थल की आकृति के ऊपर भी मृदा उर्वरता निर्भर करती है। मान लीजिए आपका खेत है, ये उबड़ खाबड़ है, अनडोलेटेड फील्ड है, तो इसके अंदर क्या होगा? जो ऊंचाई वाला क्षेत्र है, यहाँ से पोषक तत्व बह के नीचे की तरफ चले जाते हैं, तो यहाँ पर उर्वरता कम हो जाती है, यहाँ की उर्वरता ज़्यादा हो जाती है। तो उर्वरता इम्बैलेंस होने के कारण मृदा की उर्वरता क्षमता भी सही नहीं रह पाती है। आगे बात करते हैं मृदा आयु। मृदा आयु क्या होती है? जिस मृदा में अपन लंबे समय से खेती करते आ रहे हैं, वो पुरानी मृदा कहलाती है। जिसमें अपन ने कभी कृषि क्रियाएं की नहीं, वो नई मृदाएं हैं। इस पुरानी मृदा में सुधार भी किया जा सकता है खाद, उर्वरक और पोषक तत्व डालकर। आगे बात करते हैं जलवायु। जलवायु भी मृदा उर्वरता को प्रभावित करती है। कैसे? कई बार बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, पोषक तत्व बहकर एक खेत से दूसरे खेत में निकल जाते हैं। इसके बाद में बात करें तापक्रम के कारण, अधिक तापमान के कारण जो सूक्ष्म जीव मृदा में पाए जाते हैं, वो अपना डिकम्पोजिशन का कार्य पूर्ण नहीं कर पाते हैं, जिससे पोषक तत्व मृदा में बनते नहीं हैं, तो ये भी मृदा को उर्वरता को प्रभावित करते हैं। अधिक तापमान के कारण आपको पता है कि डिकम्पोजिशन की क्रिया तेजी से होती है। मृदा में चट्टानों का अपक्षय जल्दी से होता है, तो उससे पोषक तत्व जल्दी जल्दी बन के और नष्ट हो जाते हैं। मृदा का निर्माण प्रॉपर नहीं हो पाता है। इससे क्या होता है? मृदा उर्वरता खराब होती है। मृदा की भौतिक दशा, फिजिकल कंडीशन, मृदा की फिजिकल कंडीशन कैसे प्रभावित करती है? जैसे मान लो मृदा में लवणीयता की समस्या पैदा हो गई या क्षारीयता की समस्या पैदा हो गई, मृदा कणाकार सही नहीं है, मृदा मोटे कणाकार वाली है, गोल कणाकार वाली नहीं है, इसके अलावा मृदा संरचना ठीक नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में मृदा की उर्वरा क्षमता भी खराब हो जाती है, उर्वरा क्षमता ठीक नहीं रह पाती। इसके बाद में बात करते हैं मृदा अपर्दन, साथ में यह जुड़ा हुआ है इसमें। मृदा अपर्दन में क्या होता है? ये ऐसा कारक है
कि मर्दा के पोषक तत्व बहकर ले जाता है। क्या होता है अपर्दन? मर्दा का अपने प्रॉपर स्थान से बहकर एक दूसरी जगह चले जाना क्या कहलाता है? अपर्दन। ये कारक भी सर्वस्व जिम्मेदार है। आगे बात करते हैं मर्दा में उपस्थित पोषक तत्व की मात्रा। मर्दा में अगर पोषक तत्व की मात्रा इम्बैलेंस है, मान लीजिए कोई पोषक तत्व अधिक मात्रा में मौजूद है, कोई पोषक तत्व बहुत कम मात्रा में मौजूद है, ऐसा करने से पौधा अपना जीवन चक्र सही तरीके से नहीं चला पाता, इसलिए इसकी उर्वरता क्या हो जाती है? ये डिस्टर्ब हो जाती है, इसको सही उर्वर मृदा नहीं माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मृदा प्रोफाइल की गहराई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मृदा प्रोफाइल की गहराई। मृदा को जब एक ऊर्ध्वाधर क्रम में काटते हैं खड़ी कटान के रूप में, तो उसमें अलग अलग रंग की परतें दिखाई दे रहे हैं। देखो दोस्तों, इसमें भी अलग अलग रंग की परतें दिखाई दे रही हैं आपको। ये परत दिखाई दे रही है, नीचे वाली परत दिखाई दे रही है, ये वाली परत दिखाई दे रही है, ये वाली परत दिखाई दे रही है। ये परतें संस्तर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संस्तर या होरिजन कहलाते हैं। और ये सारे संस्तर मिलकर एक प्रोफाइल का निर्माण करते हैं, जिसे मृदा परिच्छेदिका या सोइल प्रोफाइल के नाम से जाना जाता है। इसकी जितनी गहराई होती है उतनी ही मृदा क्या रहती है? अच्छी रहती है। इसकी गहराई अगर कम रहती है तो मृदा कम उत्पादक होती है, कम उर्वर होती है। कैसे? ऊपर वाला संस्तर, जिसको ओ संस्तर के नाम से जाना जाता है, ये केवल वन वाली भूमियों में उपस्थित रहता है। उससे नीचे ए संस्तर पाया जाता है, उससे जस्ट नीचे बी संस्तर पाया जाता है, इसके जस्ट नीचे क्या कौन सा पाया जाता है? सी संस्तर और आर संस्तर पाया जाता है। इसमें फसल उगाने का कार्य केवल कौन सी मृदाओं, जो ऊपर वाला संस्तर पाया जाता है, ये वन वाली भूमियों में पाया जाता है, वन। ये जो ए वाला संस्तर पाया जाता है, ये कृषि वाली भूमियों में पाया जाता है। बी वाला संस्तर ए संस्तर के जस्ट नीचे होता है, ये भी कृषि वाली भूमियों में पाया जाता है। ए और बी संस्तर के जस्ट नीचे सोलम परत पाई जाती है। इस सोलम परत के ऊपर पोषक तत्व की मात्रा अधिक होती है तथा नीचे खराब प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, सी तथा आर संस्तर में मिला के। इसमें देखो ए प्लस बी संस्तर दोनों को मिलाकर सोलम के नाम से ही जाना जाता है, तथा ए प्लस बी प्लस सी तीनों संस्तरों को मिलाकर रिगोलित के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि मृदा प्रोफाइल की गहराई अत्यंत ज़्यादा होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जितना मृदा प्रोफाइल की गहराई होगी उतने ही उसमें कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा होंगे। कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा होंगे तो पोषक तत्व भी ज़्यादा बनेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों कृत्रिम कारक। कृत्रिम कारकों में मृदा उर्वरता को प्रभावित करने के लिए जिम्मेदार कारक है जलाक्रांति, वाटर लॉगिंग। कई बार खेतों में आवश्यकता से अधिक पानी भर जाता है, जैसे इस इमेज में आप देख सकते हैं, दूसरे वाली इमेज में देख सकते हैं। तो ये आवश्यकता से अधिक पानी भर जाने के कारण मृदा में वाटर लॉगिंग या जलाक्रांति की समस्या पैदा हो जाती है। यह समस्या मृदा की उर्वरता को प्रभावित करती है। कैसे करती है? अधिक पानी भरे रहने के कारण मृदा में उपस्थित पोषक तत्व है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम वगैरह, ये नीचे वाले संस्तरों में चले जाते हैं निक्षालन के माध्यम से। जब निक्षालन के माध्यम से ये नीचे वाले संस्तरों में चले जाते हैं तो मृदा में पोषक तत्व का क्या हो जाती है? कमी। मृदा में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज, कवक आदि की संख्या में भी क्या हो जाती है? कमी, क्योंकि मृदा ताप में भी क्या हो जाती है? कमी। और मृदा में ज्यादातर यहाँ पर अम्लीयता की समस्या पैदा हो जाती है। इस कारण से मृदा उर्वरता भी खतरे में चली जाती है और ऐसी मृदाएं कम उर्वर मानी जाती हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फसल प्रणाली। अगर आपकी फसल का उगाने का क्रम सही नहीं है, ठीक नहीं है, तो वो भी क्या अपने को डिस्टर्ब कर देती है। कैसे? जैसे लगातार आप एक क्षेत्र में एक ही फसल उगाते आ रहे हो। जैसे पहले साल भी आपने धान उगाया, दूसरे साल भी आपने धान उगाया, तीसरे साल भी आपने धान उगाया, तो खेत में लगातार एक ही प्रकार की अगर आपने फसल प्रणाली अपना रखी है तो ऐसी कंडीशन से धान प्रॉपर जैसे नाइट्रोजन का दुश्मन है, नाइट्रोजन को ज़्यादा अपटेक करता है, तो ऐसी कंडीशन में उस मृदा में नाइट्रोजन पोषक तत्व की कमी हो जाएगी, तो मृदा उर्वरता पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। तो फसलों को लगाने का क्रम एक फसल चक्कर के हिसाब से होना चाहिए, अदल बदल के बोना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों मृदा पीएच। ये बहुत इंपॉर्टेंट कारक है, एग्जाम में भी इसके बारे में पूछा जाता है कि मृदा पीएच किस प्रकार का कारक है? कृत्रिम कारक है। मृदा में एक पीएच स्केल पाया जाता है जिसमें जो 0 से लेकर 14 तक नंबर्स होते हैं। इसका मेजरमेंट पीएच मीटर की सहायता से अपन कर सकते हैं। कैसे? देखो 7 पीएच मान पर
7 pH मान पर जब मृदा रहता है ये pH स्केल, तो इसमें मृदा न्यूट्रल रहती है, उदासीन रहता है। आपको पता होगा कि 7 से नीचे मृदा में H+ आयंस पाए जाते हैं जिनको हाइड्रोजन आयंस के नाम से जाना जाता है। इधर की तरफ OH- आयंस पाए जाते हैं जिनको हाइड्रोक्सिल आयन के नाम से जाना जाता है। अगर मृदा में H+ आयंस की संख्या बढ़ती है, इसका मतलब यहाँ पर अम्लीयता की समस्या पैदा होती है। और मृदा में जब OH- या हाइड्रोक्सिल आयंस की सांद्रता बढ़ती है तो यहां पर किसका संकेत बनता है? क्षारीयता का। देखिए दोस्तों, खेती की दृष्टि से अगर उपयुक्त पीएच मान है तो ये 6.5 टू 7.5 के बीच का है, 6.5 टू 7.5। और जब 6.5 से पीएच नीचे जाता है तो मृदा में अम्लता की समस्या पैदा हो जाती है। 6.5 से 7.5 से ऊपर जाता है तो मृदा में क्षारीयता की समस्या पैदा हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में पीएच बहुत इंपॉर्टेंट कारक है, क्योंकि कुछ पोषक तत्व केवल उदासीन पीएच या 6.5 टू 7.5 पीएच पर ही उपलब्ध होते हैं। ये पीएच इस प्रकार से मृदा उर्वरता को प्रभावित करता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं दोस्तों, मृदा में सूक्ष्म जीव। आपको पता है कि मृदा में अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या में पाया जाता है जीवाणु, उसके बाद पाया जाता है एक्टिनोमाइसिटीज, उसके बाद में संख्या में पाया जाता है कवक। ये सूक्ष्म जीव केवल एक निर्धारित पीएच मान जो 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे सही कार्य करते हैं। इससे कम पीएच जाने पर भी कम कार्य करते हैं। 10 डिग्री से नीचे ये कार्य नहीं करते, या 40 डिग्री से ऊपर पीएच मान हो जाता है तब अपना कार्य नहीं करते। सूक्ष्म जीवों का मुख्य उपयोग कार्बनिक पदार्थों का डिकम्पोजिशन करना है। जब कार्बनिक पदार्थों का डिकम्पोजिशन नहीं होगा तो मृदा में पोषक तत्व सही मात्रा में नहीं बनेंगे, सही अनुपात में नहीं बनेंगे, तो मृदा उर्वरता क्या हो जाएगी? पूर्ण रूप से डिस्टर्ब हो जाएगी। आगे बात करें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। मृदा में जब समय समय पर ऑर्गेनिक मैटर आप ऐड नहीं करेंगे, जैसे कि खाद नहीं डालेंगे, हरी खाद नहीं डालेंगे, तो ऐसा करने से पोषक तत्वों में कमी हो जाती है लगातार फसल उत्पादन के कारण, जिससे मृदा की उर्वरा क्षमता लगातार क्या होती है? गिरती रहती है। आगे बात करते हैं दोस्तों मृदा जुताई की विधि एवं समय। आपको पता है समय समय पर मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करते रहनी चाहिए। जो ढलान वाली मृदाएं हैं तो ढलान के लंबवत जुताई न करके ढलान के विपरीत जुताई करनी चाहिए। एक जुताई गहरी करके दूसरी तीसरी जुताइयाँ क्या हल्की जुताइयाँ करनी चाहिए। मिट्टी को पाटा लगा के अच्छी तरीके से समतल करना चाहिए, फिर फसल बुआई का कार्य करना चाहिए। अगर ये विधि आपकी सही नहीं है तथा गर्मियों के समय खेत को खुला छोड़ना चाहिए। अगर ये विधियाँ सही नहीं है तो मृदा की उर्वरा क्षमता भी क्या होती रहे? गिरती रहती है। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करते हैं मृदा सोइल प्रोडक्टिविटी क्या है। सोइल प्रोडक्टिविटी क्या है? मृदा द्वारा प्रति हेक्टेयर उत्पादन देने की क्षमता सोइल प्रोडक्टिविटी कहलाती है। देखिए, प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता क्या कहलाती है? सोइल प्रोडक्टिविटी कहलाती है। इसे रुपयों में या प्रति हेक्टेयर उपज के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका मेजरमेंट जो लिया जाता है वो किस में लिया जाता है? या तो प्रति हेक्टेयर खेत से उत्पादन प्राप्त हो रहा है उसमें नहीं लिया जाता है फसल का जो उत्पादन है, या किस में लिया जाता है? उसको उत्पादन को बेचकर रुपयों में गिन सकते हैं अपन। आगे बात करते हैं इसमें मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला कारक जिम्मेदार है कौन सा? मृदा उर्वरता। मृदा उर्वरता कैसे जिम्मेदार है इसके लिए? क्योंकि अगर मृदा उर्वर ही नहीं होगी तो उत्पादन कहां से प्राप्त होगा? तो एक अच्छी उत्पादक मृदा के लिए मृदा का उर्वर होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मृदा की भौतिक दशा। मान लीजिए मृदा की उर्वरता अच्छी है लेकिन उसकी भौतिक दशा खराब हो चुकी है, लवणीयता की समस्या आ चुकी है, या क्षारीयता की समस्या आ चुकी है, या मृदा का अपर्दन हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में उर्वर मृदा उत्पादक नहीं हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं मृदा की स्थिति। अगर मृदा की लोकेशन की जहाँ पर तक बात करें, जो शहर के समीप वाली मृदाएं होती हैं उनकी प्रोडक्टिविटी हमेशा अच्छी होती है। जो शहर से दूर वाली मृदाएं होती हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। देखिए, मान लीजिए एक उदाहरण देता हूँ आपको। ये खेत आपका है, ये राम का खेत है और ये श्याम का खेत है। राम का खेत 100 किलोमीटर दूर है जयपुर से, और इधर श्याम का जो खेत है ये 5 किलोमीटर दूर है जयपुर से। राम ने भी टमाटर बोया और इसके 50 केजी टमाटर पैदा हुई है।
टमाटर का भाव था 2 रुपये किलो, इसके भी 50 केजी टमाटर पैदा हुए, इसके भी 2 रुपये किलो का भाव था, मतलब राम को 100 रुपये के टमाटर उत्पन्न हुए और इसके पास किसके कितने रुपए के, 100 रुपये के। लेकिन इसका यातायात का जो वहन खर्चा है वो कम हुआ, इसका मात्र 2 रुपये खर्च हुआ और इसका 10 रुपये खर्च हुआ, तो इसको तो 90 रुपये मिले और इसको 98 रुपये मिले। उत्पाद की मांग, मान लीजिए जब उत्पादन कम होता है तो उत्पाद की मांग हमेशा बढ़ती है। अभी थोड़े दिनों बाद पहले आपने देखा होगा टमाटर 200 रुपये किलो बिक रहा था। कैसे? क्योंकि बाजार में मांग ज़्यादा थी और उत्पादन कम था। जब किसी उत्पाद का उत्पादन कम होता है और मांग ज़्यादा होती है तो मूल्य के ऊपर फर्क पड़ता है, मूल्य ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए सीजन में टमाटर 2 रुपये किलो बिकता है और अभी 200 रुपये किलो बिक रहा है। तो जब मांग बढ़ती है तो प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता खेत की अपने आप ही बढ़ती है। आगे बात करें यातायात के साधन। यातायात के साधन उत्पादकता को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? मान लीजिए खेत में उर्वरता भी अच्छी है, उत्पादन भी अच्छा हुआ है, लेकिन बाजार तक पहुंचाने के लिए उसका ट्रांसपोर्टेशन सुविधा अच्छी नहीं है, या तो है ही नहीं या लेट कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन का काम। तो ऐसे में कच्चे माल वाली सब्जियां वगैरह सारी ये क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, जिसके कारण से खेत की उत्पादक क्षमता क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। अन्य कारक कैसे हैं? जैसे मान लो खेत में उत्पादन बहुत अच्छा हुआ है लेकिन उसके कीट पतंगों के आक्रमण के कारण, प्रतिकूल मौसम के कारण, कीट बीमारियों के कारण, जंगली जानवरों के कारण फसल को नुकसान हो चुका है, तो उस खेत की उत्पादक क्षमता भी क्या हो जाती है, गिर जाती है। आगे दोस्तों अपन पढ़ेंगे कि मृदा उर्वरता व उत्पादकता में अंतर क्या है। देखिए मृदा उर्वरता व उत्पादकता में अंतर, पहला मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक शक्ति के योग को क्या कह रहे हैं अपन, मृदा उर्वरता कहते हैं। जबकि दूसरे शब्द में मृदा की प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता क्या कहलाती है, मृदा उत्पादकता कहलाती है। नेक्स्ट अपन बात करें, उर्वर मृदा हमेशा उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ये कंडीशन नहीं है। जैसे मान लो मृदा की उर्वरता तो अच्छी है लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो उत्पादक हो ही, लेकिन इधर उत्पादक जो मृदा है वो हमेशा क्या होती है, उर्वर होती है। आपको पता है प्रोडक्शन उसी में होगा जो मृदा क्या होगी, उर्वर होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, मृदा उर्वरता की जांच प्रयोगशाला में की जाती है, जबकि मृदा उत्पादकता की जांच खेत से प्राप्त उत्पादन तथा उत्पादन में की जाती है, वह रुपयों में की जाती है। इसकी जांच प्रयोगशाला में नहीं की जाती। आगे दोस्तों बात करते हैं, मृदा में उपस्थित कुल पोषक तत्व का फलन है कौन, मृदा उर्वरता। जितने भी पोषक तत्व मृदा में उपलब्ध रहते हैं उनका एक तरीके से फलन कौन है, मृदा उत्पादक उर्वरता है। जबकि मृदा की उर्वरता प्रबंधन एवं जलवायु का फलन कौन है, मृदा उत्पादकता। ठीक है, आगे वाले चैप्टर के अंदर दोस्तों अपन पढ़ेंगे मृदा क्षरण के बारे में।